दोस्तों, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में हार का स्वाद चखने के एक हफ्ते बाद टीएमसी ने सोमवार 11 मई 2026 को सुप्रीम कोर्ट में दावा किया कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर के दौरान वोटर लिस्ट से नाम हटाए जाने से राज्य की कई विधानसभा सीटों के नतीजों पर बड़ा असर पड़ा है। मामला अब इस मोड़ पर पहुंच गया है जहां 207 सीटों के साथ बहुमत हासिल करने वाली भारतीय जनता पार्टी की 31 सीटें कानूनी जांच के दायरे में आ चुकी है। पहले पूरे नतीजे एक बार समझ लीजिए। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में भाजपा ने 207 सीटें जीती, तृणमूल कांग्रेस 80 सीटों पर सिमट गई और 15 साल पुरानी सरकार का अंत हो गया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपनी ही सीट भवानीपुर से शुभेंदु अधिकारी से 15,000 से अधिक वोटों के अंतर से हार गए। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के पहले भाजपा मुख्यमंत्री बने और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों की मौजूदगी में शपथ ली। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में कल जो हुआ उसने इस पूरी तस्वीर पर सवाल या निशान खड़ा कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जयमाला बागची की बेंच के सामने टीएमसी सांसद और वरिष्ठ वकील कल्याण बंदोपाध्याय ने दलील दी कि 31 ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहां भाजपा उम्मीदवारों की जीत का अंतर एसआईआर प्रक्रिया में हटाए गए वोटरों की संख्या से कम था। उन्होंने यह भी कहा कि कई मामलों में नाम हटाए जाने और हार का अंतर लगभग एक जैसा था। बंदोपाध्याय ने जस्टिस बागची की पहले की एक टिप्पणी का हवाला दिया जिसमें कोर्ट ने संकेत दिया था कि यदि किसी निर्वाचन क्षेत्र में हटाए गए वोटरों की संख्या जीत के अंतर से ज्यादा हो तो यह मामला न्यायिक समीक्षा की मांग कर सकता है। यहां एसआईआर का पैमाना समझना जरूरी है। पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया के दौरान लगभग 90 लाख वोटरों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए, जो राज्य के कुल मतदाताओं का करीब 12% है। इसमें 60 लाख से अधिक लोगों को अनुपस्थिति या मृत्यु के रूप में दर्ज किया गया, जबकि 27 लाख लोगों का दर्जा ट्रिब्यूनलों के सामने अभी भी लंबित है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर कोलकाता हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने 19 अपीलीय ट्रिब्यूनल गठित किए जिनकी अध्यक्षता पूर्व हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों और जजों ने की। पश्चिम बंगाल, ओडिशा और झारखंड से लगभग 700 न्यायिक अधिकारियों को 60 लाख दावों और आपत्तियों को निपटाने के लिए तैनात किया गया। कोर्ट में चुनाव आयोग की ओर से वरिष्ठ वकील डीएस नायडू ने टीएमसी की दलीलों पर आपत्ति जताई और कहा कि ऐसे मामलों में एकमात्र उपाय चुनाव याचिका दाखिल करना है और एसआईआर प्रक्रिया से संबंधित चुनौतियों तथा वोटर लिस्ट में नामों के जोड़ने या हटाने पर अपीलों को स्थापित कानूनी ढांचों के तहत ही संबोधित किया जाना चाहिए। बेंच ने इस पर कहा कि नतीजों के बारे में जो भी कहना है, जो हटाए गए वोटों की वजह से प्रभावित हो सकते हैं और जो अभी न्यायिक समीक्षा के अधीन है, उसके लिए एक स्वतंत्र इंटरलॉक्यूटरी एप्लीकेशन यानी आईए दाखिल करनी होगी। यानी कोर्ट ने रास्ता बंद नहीं किया बल्कि टीएमसी को अलग याचिका दायर करने की छूट दी है। हालांकि एक चिंता यह भी जताई गई है कि अपीलीय ट्रिब्यूनलों को अपीलों पर फैसला करने में 4 साल तक लग सकते हैं। वरिष्ठ वकील मेनका गुरुस्वामी ने यह आशंका कोर्ट के सामने रखी, जिस पर मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि वे देखेंगे कि अपीलों के निपटारे की प्रक्रिया में कोई सुधार किया जा सकता है या नहीं। अब गणित पर आइए। 294 सदस्यीय विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 148 सीटों का है। भाजपा के पास इस समय 207 सीटें हैं। यदि 31 सीटों पर फेरबदल होता है तो भाजपा के पास 176 सीटें बचेंगी जो बहुमत से ऊपर रहेंगी। लेकिन ऐसी स्थिति में टीएमसी की 80 सीटों में 31 जुड़कर आंकड़ा 111 तक पहुंच सकता है और कांग्रेस, सीपीआई, एआईएफबी सहित अन्य छोटे दलों के साथ राजनीतिक समीकरण नए सिरे से उभर सकते हैं। मामला लंबा खिंचने का आसार है और बंगाल की राजनीति में अगले कई महीने तक ये कानूनी लड़ाई केंद्र में बनी रह सकती है। अब बात तमिलनाडु की करते हैं। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 में अभिनेता से नेता बने सी जोसेफ विजय की नई पार्टी
तमिलगा कज़गम यानी टीवीके ने 234 में से 108 सीटें जीतकर अपने पहले ही चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में जगह बनाई है। इस नतीजे ने तमिलनाडु में 59 साल पुरानी द्रविड़ पार्टियों की राजनीतिक धुरी को तोड़ दिया है। मौजूदा मुख्यमंत्री एमके स्टालिन कोलाथूर सीट से चुनाव हार गए, जिस सीट से वो पहले 3 बार लगातार जीत चुके थे। विजय ने पेरंबूर और तिरुचिरापल्ली पूर्व दोनों सीटों से जीत दर्ज की। चुनाव में 85.1% मतदान दर्ज हुआ, जो तमिलनाडु के इतिहास में सबसे अधिक है। एसआईआर प्रक्रिया के बाद फरवरी 2026 में 5,67,00,000 वोटर तमिलनाडु में पंजीकृत किए गए थे। टीवीके ने 233 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ा और किसी भी दल के साथ गठबंधन नहीं किया। विजय ने 5 मई को राज्यपाल राजेंद्र अलेकर से सरकार बनाने का दावा पेश किया और सरकार बनाने की प्रक्रिया के दौरान कुछ राजनीतिक तनाव भी देखने को मिला है। अंततः इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एसपीए छोड़कर टीवीके सरकार को समर्थन दिया और 4 अन्य एसपी दलों ने भी इस सरकार का साथ दिया। टीवीके के संस्थापक सी जोसेफ विजय ने नेहरू इंडोर स्टेडियम में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, जहां राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथन आलेकर ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। मुख्यमंत्री बनने के बाद विजय की पहली बड़ी राजनीतिक मुलाकात भी सुर्खियां बनी। सोमवार को वो अपने पूर्ववर्ती और डीएमके अध्यक्ष एमके स्टालिन से उनके अलवरपेट स्थित आवास पर मिलने पहुंचे। ये मुलाकात मुख्यमंत्री बनने के बाद उनकी स्टालिन से पहली शिष्टाचार भेंट थी। स्टालिन और उनके बेटे उदयनिधि स्टालिन ने मुख्यमंत्री विजय का गर्मजोशी से स्वागत किया। उदयनिधि ने पहले हाथ मिलाकर और फिर गले लगाकर विजय का अभिनंदन किया और बाद में स्टालिन ने भी विजय को गले लगाया। दोनों ने एक दूसरे को रेशमी शॉल और गुलदस्ता देकर सम्मानित किया। ये मुलाकात डीएमके और टीवीके के बीच चुनाव से पहले हुए कटु अभियान के बाद हुई, जिसमें विजय ने जीत दर्ज की थी। चुनाव विश्लेषकों के अनुसार टीवीके की सफलता के पीछे कई कारण हैं, जिनमें डीएमके सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी, विजय के फैन क्लबों को एक संगठित पार्टी में ढालना, टीवीके का मजबूत डिजिटल प्रचार अभियान और स्वयं को एक स्वच्छ विकल्प के रूप में पेश करने की रणनीति प्रमुख रही। टीवीके ने डीएमके और एआईएडीएमके दोनों के पारंपरिक वोट बैंकों, खासकर युवा, महिला, शहरी और पहली बार वोट डालने वाले मतदाताओं को अपनी ओर खींचा। चुनाव अभियान के दौरान विजय ने स्पष्ट किया था कि टीवीके न तो डीएमके के साथ गठबंधन करेगा और न ही भाजपा के साथ। उन्होंने कहा था कि तमिलनाडु में भाजपा की राजनीति को कभी सफलता नहीं मिलेगी और टीवीके, डीएमके या एआईएडीएमके की तरह भाजपा से समझौता करने वाली पार्टी नहीं है। इस बीच केंद्र की राजनीति में एक और बड़ा घटनाक्रम 10 मई को सामने आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद में एक कार्यक्रम के दौरान देशवासियों से 7 अपीलें की। उन्होंने नागरिकों से ईंधन की खपत कम करने, विदेश यात्रा से बचने, सोने की खरीद टालने, वर्क फ्रॉम होम अपनाने, सार्वजनिक परिवहन का अधिक उपयोग करने, खाद्य तेल का उपभोग कम करने और प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि चूंकि दुनिया भर में पेट्रोल और डीजल बेहद महंगे हो गए, इसीलिए ईंधन बचाना और इस तरह विदेशी मुद्रा बचाना नागरिकों की जिम्मेदारी है। उन्होंने मेट्रो, रेल और सार्वजनिक परिवहन के अधिक उपयोग, कारपूलिंग और सामान की ढुलाई के लिए रेल को प्राथमिकता देने की बात कही। उन्होंने इलेक्ट्रिक वाहनों के व्यापक उपयोग को प्रोत्साहित किया। कोविड-19 महामारी के दौरान अपनाई गई कुछ व्यवस्थाओं की वापसी की बात करते हुए मोदी ने कहा कि वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन मीटिंग्स और वीडियो कॉन्फ्रेंस को राष्ट्रीय हित में फिर से प्राथमिकता दी जानी चाहिए। उन्होंने नागरिकों से 1 साल तक गैर जरूरी सोना न खरीदने का आग्रह किया और स्थानीय रूप से निर्मित उत्पादों के समर्थन व मेड इन इंडिया उत्पादों को प्राथमिकता देने की बात कही, जिसमें जूते, बैग और दैनिक उपयोग की अन्य वस्तुएं शामिल हैं।
किसानों को संबोधित करते हुए उन्होंने रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को 50% तक कम करने, प्राकृतिक खेती अपनाने और डीजल चलित विकल्पों के स्थान पर सौर ऊर्जा संचालित सिंचाई पंपों पर स्विच करने की अपील की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के पास बड़े तेल कुएं नहीं हैं और देश को पेट्रोल, डीजल और गैस आयात करनी पड़ती है और इनकी वैश्विक कीमतें आसमान छू रही है। प्रधानमंत्री की इन अपीलों पर विपक्ष ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोमवार 11 मई को प्रधानमंत्री की इन सलाहों की कड़ी आलोचना की और उन्हें समझौतावादी प्रधानमंत्री बताया। उन्होंने एक्स पर लिखा कि मोदी जी ने जनता से 7 त्याग मांगे हैं और ये उपदेश नहीं बल्कि नाकामी के सबूत हैं और 12 साल में देश इस मुकाम पर पहुंचा है कि जनता को बताना पड़ रहा है कि क्या खरीदें और क्या न खरीदें। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि सरकार अपनी असफलताओं का बोझ अब आम नागरिकों पर डाल रही है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी एक्स पर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा कि चुनाव खत्म होते ही संकट याद आ गया और सवाल उठाया कि इतनी पाबंदियों के बीच $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का सपना कैसे पूरा होगा। उन्होंने कहा कि लगता है सरकार के हाथ से लगाम पूरी तरह छूट गई है, डॉलर आसमान छू रहा है और देश की मुश्किलें बढ़ रही है। दूसरी ओर सरकार ने इस अपीलों का बचाव किया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने प्रधानमंत्री की अपील की तुलना कोविड-19 महामारी के दौरान देखे गए जन सहयोग से की और कहा कि जब भी ऐसी अपील की गई है देश ने आगे बढ़कर साथ दिया है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने CII के वार्षिक सम्मेलन में नागरिकों और वयस्कों से विदेशी मुद्रा की आवश्यकता वाले खर्चों को कम करने और निर्यात तथा सेवाओं के माध्यम से विदेशी मुद्रा कमाई बढ़ाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया संघर्ष में संघर्ष विराम अभी दूर है। अब इन अपीलों के पीछे के आर्थिक संदर्भ पर नजर डालिए। मार्च 2026 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में भारत ने कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों में $174.9 अरब खर्च किए, जो देश के कुल आयात का 22% है। भारत चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सोना खरीदार है और सोने के आयात पर लगभग $72 अरब खर्च करता है और 2025 में लगभग 3.27 करोड़ भारतीयों ने विदेश यात्रा की, जिनमें 1.4 करोड़ से अधिक छुट्टी मनाने वाले पर्यटक थे। ये तीनों श्रेणियां ऐसी हैं जो विदेशी मुद्रा भंडार पर बड़ा दबाव डालती है। ब्रोकरेज फर्मों ने भी अपने पूर्वानुमान संशोधित किए हैं। वैश्विक ब्रोकरेज UBS सिक्योरिटीज ने 4 मई के नोट में पश्चिम एशिया संकट को ऐतिहासिक रूप से बड़ा ऊर्जा झटका बताया और मार्च 2027 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में भारत की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान पहले के 6.7% से घटाकर 6.2% कर दिया। पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर भी बड़ा अपडेट है। 11 मई 2026 को नई दिल्ली में पेट्रोल 94.77 रुपए प्रति लीटर और डीजल 87.67 रुपए प्रति लीटर पर बना हुआ है। प्रमुख तेल वितरण कंपनियां इंडियन ऑयल, BPCL और HPCL वैश्विक उतार चढ़ाव के बावजूद कीमतें स्थिर रखे हुए हैं, लेकिन उद्योग सूत्रों के अनुसार 15 मई 2026 से देश को लगभग 4 वर्षों में पहली बार खुदरा मूल्य वृद्धि देखने को मिल सकता है। पेट्रोल और डीजल 4 से 5 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि की संभावना है और 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू LPG सिलेंडर 40 से 50 रुपए की बढ़ोतरी हो सकती है। तेल वितरण कंपनियों के अधिकारियों के अनुसार वर्षों से चली आ रही अंडर रिकवरी की व्यवस्था अब टिकाऊ नहीं रह गई है और कंपनियों के पास कीमतों में बढ़ोतरी के अलावा कोई विकल्प नहीं है। मध्य पूर्व में शिपिंग मार्गों के व्यवधान के कारण कच्चे तेल पर एक रिस्क प्रीमियम भी जुड़ गया है, जिससे आयात लागत और बढ़ गई है। भारतीय बास्केट में कच्चा तेल मई में औसतन $99.67 प्रति बैरल पर रहा है। अर्थशास्त्रियों के अनुसार डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी का सीधा असर माल ढुलाई और लॉजिस्टिक पर पड़ेगा, जिससे फल, सब्जियां और अनाज सहित आवश्यक वस्तुओं की कीमतें बढ़ सकती है और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी CPI पर दबाव पड़ सकता है। बंगाल की राजनीति पर भी एक और महत्वपूर्ण बयान दर्ज करना जरूरी है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की शपथ ग्रहण के बाद भाजपा नेता
अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि अगले 5 वर्षों में पार्टी को वो देना है जो पश्चिम बंगाल को पिछले 50 वर्षों में नहीं मिला। शुभेंदु अधिकारी ने 11 मई को नबन्ना सभागार में अपनी पहली प्रशासनिक बैठक की और सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों तथा वरिष्ठ अधिकारियों को इसमें शामिल होने के निर्देश दिए। शपथ ग्रहण के बाद उन्होंने कोलकाता में भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्याम प्रसाद मुखर्जी के आवास पर भी जाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। उत्तर प्रदेश की बाराबंकी जिले से एक खबर है, जहां थाना रामनगर क्षेत्र के पिठौरा में हनुमान मंदिर की प्रतिमा खंडित मिली। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और हिंदू संगठनों ने मामले में कार्रवाई की मांग की है। भाई, मंदिर परिसर में दूसरी प्रतिमा स्थापित करने की प्रक्रिया जारी है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और घटना के पीछे के कारणों की पड़ताल की जा रही है। इस घटना के बाद क्षेत्र में किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति न बने, इसके लिए पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। फिलहाल इन सभी मामलों पर आगे की कार्रवाई और कोर्ट की सुनवाई पर सबकी नजर बनी हुई है। सुप्रीम कोर्ट में टीएमसी की ओर से जो स्वतंत्र इंटरलॉक्यूटरी एप्लीकेशन दाखिल की जाएगी, उस पर आने वाले हफ्तों में सुनवाई होगी। तमिलनाडु में नई सरकार के गठन के बाद विभागों में बंटवारा और प्राथमिकताओं की घोषणा अगले कुछ दिनों में अपेक्षित है। ईंधन की कीमतों पर 15 मई के बाद की तस्वीर साफ होगी और बजट पर इसका असर हर मध्यवर्गीय परिवार को सीधे प्रभावित करेगा। बंगाल की 31 सीटों का विवाद, तमिलनाडु में टीवी के सरकार की पहली नीतिगत घोषणाएं और पश्चिम एशिया संकट के बीच भारत की आर्थिक रणनीति, ये तीनों मुद्दे आने वाले समय में राष्ट्रीय बहस के केंद्र में बने रहेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए। बुद्धा इंस्पायर्ड को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।